अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ावा इन वाशिंगटन। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी हैं, जहां आप देख रहे हैं कि पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो सलामती काउंसिल है, उसने बिल आखिर गाज़ा पे एक सीज़ फायर का ऑर्डर दे दिया है, इमीडिएट सीज़ फायर का। इसराइल को यहाँ पे बहुत नाकामी हुई जब अमरीका ने इसकी मुखालफत नहीं की। ये मामला क्या है? और दूसरी तरफ रूस ने तकरीबन ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि आईसिस के हवाले से जो हमला किया गया है मॉस्को में दहशतगर्दी का, जिसमें तकरीबन 137 या 40 रूसी जो हैं हलाक हुए हैं, 200 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। इसमें अमेरिका जो आईसिस की बोगी की तरफ इशारा कर रहा है, उसे रूसी नहीं मानते और रूसी समझ रहे हैं कि आईसिस की बोगी को महज एक एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ मैं थोड़ा सा कॉमेंट ऑफर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान की तरफ चलता हूँ। और पाकिस्तान में भी इससे पहले कि हम एनर्जी गैस पाइपलाइन की बात करें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मॉरल डिक्लाइन की सूरत हाल है, जहाँ पाकिस्तान में कानून का कोई तस्वर ही नहीं है, उसकी कोई कैपेसिटी ही नहीं है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, आप पाकिस्तान के इकनॉमिक और एनर्जी फ्यूचर के हवाले से कोई भी बात नहीं कर सकते। और तमाम बातें बेसूद हैं, ये सिर्फ एक वॉर ऑफ वर्ड्स है, आप अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में, 24 या 48 घंटे में, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में एक्सप्लेन किया था, जो दो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई, जिस तरह से लाहौर के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिज़ाइन किया, माइकल थॉमस ने, जो ऑस्ट्रेलियन थे, क्योंकि गवर्नर पंजाब, पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, पंजाब की हुकूमत, जनाब आहद चीमा साहब, जो शरीफ ख़ानदान के हरदिल अजीज़ हैं, जिस तरह से वो गवर्नेंस में जिस तरह से वो एचएसएन कॉलेज के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे, उसके ऊपर एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल का जो ख़त है, उससे आप में से शायद ही है कोई है जो अब तक उससे वाकिफ़ ना हो। इस हवाले से जितनी अखबारात में चीज़ें छपी हैं, जो कुछ कहा गया है इसके हवाले से, और जितने वीलॉगर्स ने इसके बारे में बहुत डिटेल इसके बारे में शेयर की हैं, मैंने एक एक वीलॉग देखा है, मैंने एक एक स्टोरी देखी है। मैं बदकिस्मती से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने डिटेल्स तो बहुत दी हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक बिगर पिक्चर है और इसका जो एक मॉरल लेसन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, वो बिल्कुल एब्सेंट है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, अफसोस का इजहार किया जा रहा है। लेकिन जो इसमें बिगर पिक्चर है कि इसमें से लेसन क्या निकलता है, वो बिल्कुल यकसर जो है वो यहाँ से मिसिंग है। मैं इसी की वजाहत करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुझे ऐसा लगता है, दूसरी तरफ साथ ही जो मैंने वाक़या आपके सामने रखा कि जिस तरह से मलिक रियाज साहब का चंद दिन पहले का जो उर्दू में उनका एक ओपन ख़त है पाकिस्तानियों के नाम, वो गर्दिश कर रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ अलकादर जो यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में जब उनको कहा जाता है कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ एक गवाही दें, विटनेस दें, चूँकि वो नहीं देते, तो किस तरह से बहरिया टाउन के तमाम बिजनेसेस के असासे या उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, उनका काम करना जो है उसको मुश्किल बना दिया गया है। इन दोनों चीज़ों को, एचएसएन कॉलेज को और बहरिया टाउन के साथ जो कुछ किया जा रहा है, इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके जब हम देखते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसका ताल्लुक महज जनरल साहिबान से या जज साहिबान से या चंद और लोगों से नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मिनहासुल कौम पाकिस्तान के अंदर एक इनएबिलिटी है, एक डेफिसिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ ना सकने की, मतलब कासर है पाकिस्तानी ये समझने से कि कानून एक तसव्वुर है, कानून एक फ्रेमवर्क है, कानून कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पीस मील यहाँ अप्लाई कर दें, वहाँ अप्लाई कर दें। अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, जैसे पाकिस्तान के आर्मी के जनरल साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर हैं, उनके साथ बहुत से और जनरल हैं, पाकिस्तान के टॉप फेडरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान के जज साहिबान हैं, बार एसोसिएशंस की जो सारी लीडरशिप है, ये लोग समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेसेस जो हैं, इन सब के ज़ाय, ये खाली जनरल साहिबान नहीं सोचते कि वो सोचते हैं कि हम SIFC में ऐसा कर लेंगे। पाकिस्तानियों की मिन हासिल थिंकिंग ये है, उसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, इन सब की थिंकिंग ये रही है कि आपने अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लानी है, तो आपने वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको अपने एयरपोर्ट के ऊपर बहुत वार्मली उनको रिसीव कर लेना है, बिल गेट्स को बहुत अच्छा आपने खाना खिलाना है, पेस्ट्रियाँ खिलानी है, अच्छी लड़कियाँ खूबसूरत इकट्ठी करनी है, मुंह में उसके उठा के आपने पेस्ट्रियाँ डालनी है, रेड कारपेट आपने उसको ट्रीटमेंट दे देना है। फिर आपने कहना है कि हम हर किस्म की आपको सॉवरेन गारंटी देने के लिए तैयार हैं, हर किस्म का NOC देंगे, जहाँ वो जाएंगे आगे पीछे पुलिस वाले मुख्तलिफ अफसर जो हैं उनको सलूट मारेंगे, उनके आगे पीछे दौड़ेंगे, और यूँ आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को रखेंगे कि हर किस्म का एग्रीमेंट आपसे करने के लिए तैयार हैं, आप जो कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, और यूँ पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेट जो है वो आ जाएगी। हकीकत क्या है? हकीकत यह है, जैसे कि बहुत से लोग आप में से, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, आप में से बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े सक्सेसफुल मेडिकल बिजनेस आप लोग करते हैं, बहुत से लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर हैं, लॉ के प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, जो आप दुनिया भर में फैले हुए हैं, और आप जानते हैं कि दुनिया की बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं, अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, यूरोप की, तो कॉरपोरेशंस पाकिस्तान में सिरे से इंटरेस्टेड ही नहीं है, उन्होंने तो पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया है। लेकिन अब मशरक़ वस्ता की भी जो बड़ी कॉरपोरेशंस, एंटिटीज़ और फर्म्स हैं,
सऊदी अरब में हो या कतर में हो या यूएई में हो, इनके अपने पॉलिटिकल रिस्क एनालिसिस के यूनिट्स होते हैं या इनके इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स होते हैं जो किसी भी मुल्क की जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसको देखते हैं, जिसको आप कॉर्पोरेट एनालिसिस कहते हैं, और वो देखते हैं कि जो सिस्टम हमें कोई गारंटीज ऑफर कर रहा है, एनओसी कह रहा है, सॉवरेन गारंटी कह रहा है, इस सिस्टम के अंदर कितना ट्रस्ट है, कितनी क्रेडिबिलिटी है, और इसके अंदर अपनी दी हुई कमिटमेंट को इम्प्लीमेंट करने, पूरा करने की कितनी कैपेसिटी, कितनी सलाहियत इसके अंदर पाई जाती है। जब ये कॉर्पोरेट एनालिसिस या पॉलिटिकल रिस्क एनालिसिस के लेंस से पाकिस्तान को देखा जाता है, उसमें आप ये मलिक रियाज वाली बात को डाल दें, उसमें एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल की बात डाल दें, और मत भूलें कि एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने खत के अंदर लफ्ज़ गवर्नेंस का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये लोग एक टॉप इंस्टीट्यूशन की गवर्नेंस के अंदर इस तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं, ये किसी को समझ ही नहीं आ रही। लोग इसको सिर्फ एक इमोशनल लेवल से मतलब कर रहे हैं। आपने गवर्नेंस के एक इंडिविजुअल ऑटोनोमस मॉडल के अंदर इंटरफेयर किया है। आज चीमा साहब ने अपनी ताकत दिखाई है शहबाज शरीफ साहब के एक मिनिस्टर की हैसियत से, और ये समझते हैं कि मतलब जब अच्छा अब बाहर वाले देखते हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम की कोई डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं। पाकिस्तान में मुझे ये महसूस होता है, मेरा एनालिसिस है कि पाकिस्तान में कानून ही दर हकीकत गैर कानूनियत का नाम है। लॉ, जिस तरह से क्रिश्चियन मिथोलॉजी के अंदर या क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है, क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जिस तरह से ग्रीक और हिंदू मिथोलॉजी के अंदर डिफरेंट गॉड्स का कॉन्सेप्ट है कि ये गॉड ऑफ डेथ है, ये गॉड ऑफ लाइफ है। जैसे हिंदू, मैं कल देख रहा था फिलोसफी में, लॉर्ड विष्णु या गॉड विष्णु जो है वो गॉड है लव का, टॉलरेंस का, काइंडनेस का, और ब्रह्मा जो है वो डेथ का, पनिशमेंट का गॉड है। ग्रीक मिथोलॉजी बिल्कुल भरी पड़ी है कि ये बारिश का खुदा है, ये धूप का खुदा है, ये नरमी का, मोहब्बत का खुदा है, ये नफरत का खुदा है, एंड सो ऑन। तो पाकिस्तान के अंदर जो ये कानून का कॉन्सेप्ट है, कानून एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है, एक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है वो मिसिंग है। जब आप देखते हैं कि कानून ही को हर किस्म की गैर कानूनियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस आप देखें कि पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने अभी एक डिसीजन किया है, और अपने हिसाब से टेक्निकली बिल्कुल ठीक डिसीजन किया है कि तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर कोई सीट्स जीती ही नहीं। अब ये जो छोटा सा डिसीजन किया है पेशावर हाई कोर्ट ने, कहने में बहुत बड़ी कोर्ट है, अल्लाह उनको सलामत रखे, पॉइंट इज दिस कि सारी लाकानूनियत का आगाज़ कैसे हुआ है? सारी लाकानूनियत तो शुरू ही की है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहाना बनाकर तहरीक इंसाफ से उसके बल्ले का निशान छीन लिया, उसके इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया। फिर काजी फायज ईसा साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार देकर उन्होंने वो बल्ला छीन लिया तहरीक इंसाफ से, और यूं अदालतों को, इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाकानूनियत की बुनियाद रखी। अब जब आपने लाकानून की बुनियाद रखी है तो आप एक दरमियान में पख निकाल लेते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने चूंकि इंडिपेंडेंट सीट नहीं जीती, इसलिए तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ कि मैं अल्फाज का बेहतर इस्तेमाल करके आपको समझा सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग समझ गए हों कि मैं क्या कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कानून ही दर हकीकत लाकानूनियत का नाम है। लाकानूनियत ने अपने आप को कानून, अदालत और इंसाफ के नाम के पीछे छुपाया हुआ है। ये बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है जिसको बिल्कुल भी समझा जो है वो नहीं जा रहा। अब यही सूरत हाल देख लें कि इमरान खान को आपने चुनना था तो आपने कानून को मोम की तरह रगड़ के तोशा खाने में भी कन्विक्शन कर दी, अलकादर यूनिवर्सिटी में भी कन्विक्शन कर दी, मियाँ बीवी की शादी को भी गलत आपने करार दे दिया, साइफर केस में भी आपने कन्विक्शन कर दी। कोई दुनिया की महज़ब दुनिया की अदालत होती जिसको महज़ब दुनिया कहते हैं, तो जिस किस्म के चार्जेस और जिस किस्म की फाइलें और चीज़ें बनाई गई हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं कर सकता था। किस तरीके से आप मुझे साबिर शाकिर को, वजाहत सईद खान को और बहुत से लोगों को जिनको आपने दहशतगर्दी के मुकदमे या पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा सियासतदानों के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस प्रेस किए हुए हैं, किस तरह से आपके चार्जेस प्रेस कर सकते हैं? दिस इज सो स्टूपिड, लेकिन इसको यहाँ पर कोई समझ नहीं सकता, और ये समझते हैं कि इन तमाम स्टूपिडिटी का बाजार गर्म करके आप SIFC या कोई ऐसा व्हीकल बनाएंगे, लोगों को पेस्ट्रियाँ खिलाएंगे, खाने खिलाएंगे, खूबसूरत लड़कियों से उनको वेलकम कर लेंगे, एयरपोर्ट पे उन पर सलूट मारेंगे, रेड कारपेट उनको ट्रीटमेंट दे देंगे, NOC और सॉवरेन गारंटीज देंगे, और पाकिस्तान में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। गुज़िश्ता 48 घंटे के ये जो वाक़यात हैं, इसके बाद एक बार फिर बदकिस्मती से मेरा माइंड ये कंक्लूड करता है कि पाकिस्तान में कोई बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट और इकनॉमिक चेंज जो है वो नहीं आ सकेगी, बिकॉज मेजर इन्वेस्टमेंट और इकनॉमिक चेंज जो है वो अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगती है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है, वो कानून मांगती है, वो एक प्रेडिक्टेबिलिटी मांगती है, और वो सब चीज़ें जो है पाकिस्तान के सिस्टम में उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है अनलेस कि ये इश्यूज़ एड्रेस किए जाएँ। आप मुसलसल कई दिनों से सुन रहे हैं, अता तारर साहब को ही ले लें और बहुत से लोगों को ले लें, और ख़ुद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, सभी लोग
कि सोशल मीडिया का कोई हल निकालना है, बिकॉज सोशल मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं भी सोशल मीडिया हूँ, क्या मैं पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, या मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जिस किस्म के अनासर का कब्ज़ा है और जिस तरह से वो लाकानूनियत को कानून बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल महदूद होता चला जा रहा है और इसका जो है कोई मुस्तकबिल बहुत गैर यकीनी हमें नज़र आता है। अब आ जाते हैं इस इमीडिएट एनर्जी की सूरत हाल में, जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब ने ये दावा किया रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से वेवर्स हासिल करेगा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से। इसका इमीडिएट बैकग्राउंड तो ये है कि चूंकि 2-4 दिन पहले जब कांग्रेस के अंदर हियरिंग हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो सब कमेटी में, तो वहाँ डोनाल्ड लू ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि हमने अपने कंसर्न्स पाकिस्तान को ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से बता दिए हैं कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन नहीं बननी चाहिए, उसमें इसको सैंक्शंस लग सकते हैं। अब पाकिस्तान की साइड से कहा जा रहा है कि हम उनसे वेवर ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुसद्दिक मलिक साहब ने एक हवा में बात कर दी है, उनको शायद खुद भी यकीन नहीं होगा, बस उन्होंने कहने को एक चीज़ कह दी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत ही लंबी प्रोट्रैक्टेड बड़ी मुश्किल किस्म की इसकी तारीख है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का तस्वर 1950 से एक पाकिस्तान के इंजीनियर ने उस वक्त एक पेपर लिखा था पर्शियन गैस पाइपलाइन के हवाले से, उस वक्त से इसका तस्वर चला आ रहा है। 1985 में पहली दफ़ा जब अभी जनरल ज़ियाउल हक की रजीम थी, ईरान और पाकिस्तान में इस गैस पाइपलाइन के हवाले से पहली फॉर्मल टॉक्स या मीटिंग्स या नेगोशिएशंस हुई और फिर ये चलती रही, मीटिंग्स, डिक्लेरेशंस, बहुत इसके हवाले से लिखा गया, सब कुछ हुआ, सेक्रेटरियल लेवल पे बातें होती रहीं, टेक्निकल लेवल पे बातें होती रहीं, फिजिबिलिटीज़ इसकी बनती रहीं। 1999 उस वक्त इशू ये था कि क्या पाकिस्तान की गैस एब्जॉर्ब करने की इतनी कैपेसिटी है और इंडिया की मार्केट को भी इसके अंदर लाना चाहिए। और 1999 में हिंदुस्तान बाकायदा इसका एक हिस्सा बन गया। फिर इस पे मीटिंग्स, फिर इस पे कागज़, फिर टेक्निकल चीज़ें, फिर फिजिबिलिटी होती रही। फिर ये बात सामने आई 2000 से लेकर 2010 तक कि सऊदी अरब इसकी मुखालफत कर रहा है। 2010 में अमेरिका ने इसकी फॉर्मल मुखालफत कर दी, पहले हिंदुस्तान इसका एक हिस्सा बन गया। 2008-9 में हिंदुस्तान ने अपनी डील कर ली, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर की, न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन की डील हिंदुस्तान की जब हो गई अमेरिका के साथ, तो हिंदुस्तान जो है उसने इसमें से पुल आउट कर लिया। फिर किसी स्टेज पे इसमें हिंदुस्तान आ गया। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक सिचुएशन, अच्छा दरमियान में ईरान मसलसल मायूस होता रहा, बार बार ईरान ने कहा कि चीज़ जो है ये वर्क नहीं करेगी। 2013 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब समवेयर इन द मार्च और फरवरी 2013 में ईरान तशरीफ ले गए। वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हम ज़रूर बनाएंगे। उन्होंने इसके पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके ऊपर उन्होंने साइन कर दिए। अब एक नई सूरत हाल पैदा हो गई कि अगर पाकिस्तान इस पर काम नहीं करता तो पाकिस्तान को फिर इसकी पेनल्टीज़ पड़ेंगी। ईरान ने अपने हिस्से का काम ईरान के और पाकिस्तान के बॉर्डर तक कंप्लीट कर लिया। पाकिस्तान ने किसी भी किस्म का कोई काम नहीं किया। अभी 2024 में दोबारा पाकिस्तान ने जाके एक शोशा छोड़ दिया है कि हम उसके ऊपर जो है वो काम करेंगे, और उसमें सारी बात जो है वो ये है कि हमें किसी तरह से ईरान को हम यकीन दिलाएं कि हम तो बड़े सिंसियर हैं, हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका से इसके वेवर हासिल कर लें। लेकिन पाकिस्तान, अब मैंने जो पहले आपके सामने बात की थी कि असल में बात ये नहीं होती कि आप किसी को सॉवरेन गारंटीज़ देते हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इससे मायदा कर लेते हैं, बड़ी तारीफ़ें कर देते हैं, बहुत कस्में खा लेते हैं, हम कहते हैं हमारा सब कुछ करेंगे। अब जब आपके सिस्टम में डिलीवर करने की कैपेसिटी ही नहीं होती है, ये जो HSN कॉलेज वाला वाक़या है, जो मलिक रियाज वाला वाक़या है, जो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, इमरान रियाज के भी ऑफ कोर्स केसेस हैं, इन सब से क्या पता चलता है? इन सब से ये पता चलता है कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर किसी भी पॉजिटिव चीज़ को सपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान के सिस्टम में किसी सच्चाई को डिलीवर करने की इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। जब आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होगी तो ये सारी की सारी बात जो छोड़ दी गई है ये हवा की बात है। अब ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये ट्रेजेडी इसलिए है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जो शदीद तरीन एनर्जी क्राइसिस का, पानी की भी बहुत शिद्दत है यहाँ पर और एनर्जी और तवानाई की बहुत शिद्दत है, और पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ ही नहीं कर सकती जब तक पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक मसाइल का कोई हल नहीं निकालता। 1990s के अंदर जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए इम्पोर्टेड गैस और ऑयल पेट्रोलियम के ऊपर, वो एक फ्लॉड डायरेक्शन थी। असल में इस मुल्क को ज़रूरत ये थी कि पाकिस्तान अपने इंटरनल पॉलिटिकल मसाइल का सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रस्ट पैदा करता, कालाबाग का डैम बनाता, सीरीज ऑफ हाइड्रो डैम बनाता, ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा से नीचे समंदर तक जाते हुए दर्जनों डैम बनाता और 86 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता, और ईरान की तरह की एबंडेंट गैस सप्लाई उसके पास होती जो बड़ी बड़ी पाइपलाइन के ज़रिए उसके पास आती, ताकि उसकी एनर्जी की कॉस्ट कम होती और उसकी इंडस्ट्री का जो इनपुट है वो कंपेटिटिव होता रीजन में जहाँ उसके प्रोडक्ट्स कम्पीट करते हैं अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट टर्की, अगेंस्ट इंडोनेशिया, अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं
वो दुनिया की मार्केट्स में कोई अमेरिका, जर्मनी, जापान की प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट नहीं करती हैं। पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स एसेंशली इन्हीं ममालिक के साथ कम्पीट करते हैं जिनकी एनर्जी पुट कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कम है, बिकॉज उनकी बेहतर पॉलिसीज़ है। लेकिन वंस अगेन फिर इसको पॉलिटिक्स के साथ अगर आप कनेक्ट करें कि क्यों नहीं आप कालाबाग डैम बना सके, बिकॉज आप सिंध के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सके इंडस रिवर के, दरियाए सिंध के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। उनके जहन में बहुत से शकूक थे और गुज़िश्ता 2 साल में हमने क्या देखा कि पाकिस्तान का सिस्टम, इसके इंस्टीट्यूशन, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग, टेलीविज़न चैनल, अखबारात जो हैं यकसर नाकाफ़ी हैं। इनके अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि ये जो है किसी भी इशू के ऊपर ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी दे सकें। मैं सबकी बातें बहुत गौर से देखता हूँ, उसमें बहुत से वीलॉगर्स भी हैं, कोई बिगर पिक्चर आपको नज़र नहीं आती, कहीं कोई कैपेसिटी नहीं है बिगर पिक्चर को बिल्डअप करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है फॉर अ कंट्री जिसकी आबादी जो है वो 25 करोड़ के करीब। अब आ जाए हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि बिल आखिर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल ने 14-0 से जहाँ पर 14 मेंबरान ने कहा इमीडिएट सीज़ फायर का हुक्म दिया है बुनियादी तौर पे हमास को और इसराइल को। हमास ने उसको वेलकम किया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बिल्कुल एक वहाँ पे नोहाखानी हो रही है और मातम किसी कैफियत है, और उन्हें वो समझते हैं कि अमेरिका ने मुझे बेट्रे कर दिया है, अमेरिका ने हमें डॉज किया है। अमेरिका ने इस रेजोल्यूशन की मुखालफत नहीं की, पहली दफ़ा हुआ। इससे पहले 3 दफ़ा जो यहाँ पे सीज़ फायर की करारदाद आई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 7 अक्टूबर से अब तक पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, 171 दिन हो चुके हैं इस खूनी जंग को। अमेरिका ने उनको वीटो कर दिया और मेरा ख्याल है 2 करारदादें ऐसी हैं जिनको दूसरी साइड ने वीटो कर दिया। 3 या 4 दिन पहले अमेरिका ने करारदाद लाई थी जो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करारदाद थी, जो इमीडिएट सीज़ फायर की थी भी नहीं। उसमें इसराइल को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, हॉस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे रूस और चीन ने डबल वीटो कर दिया था। उसी बात ये क्लियर थी कि एक नई करारदाद आएगी, क्योंकि अमेरिका भी चाहता था कि यहाँ सीज़ फायर हो जाए, जिसको मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब जब ये करारदाद आई है तो इसको जो 10 इलेक्टेड मेंबर हैं, यानी नॉन परमानेंट टेम्प्रेरी मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट हैं उसमें से अमेरिका ने एब्सटेन किया, करारदाद की मुखालफत नहीं की अमेरिका ने, और रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस ने इसे सपोर्ट किया। और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने उसके बारे में बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि हम चाहते हैं कि एक परमानेंट सीज़ फायर हो। अमेरिका में भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती है कि एक परमानेंट सीज़ फायर जो है यहाँ पे हो जाए। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर ये चाहता था कि परमानेंट सीज़ फायर ना हो, उसके अपने सियासी मुस्तकबिल का सवाल था। सो नेतन्याहू ने ये कहा है कि अपना हॉस्टेजेस छुड़ सकेंगे बिकॉज अमेरिका ने हमें बेट्रे कर दिया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इतने नाराज़ थे कि उन्होंने जो डेलीगेशन आ रहा था वाशिंगटन में, रफ़ा के हवाले से अमेरिका ने इनवाइट किया हुआ था कि अपने कंसर्न शो करने के लिए कि आप रफ़ा की बॉर्डर पोस्ट के ऊपर, इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर इसराइल हमला ना करे, तो इसराइल ने उस डेलीगेशन को कॉल ऑफ कर दिया है। अमेरिका ने ताहम ये कहा है कि उनकी पॉलिसी में टुवर्ड्स इसराइल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हम सीज़ फायर को फुली सपोर्ट करते हैं। हमने सिर्फ सीज़ फायर के फेवर में इसलिए वोट नहीं डाला कि सीज़ फायर जो है वो हमास को कंडेम जो है वो नहीं कर रहा था। तो ये एक सूरत हाल है। इसमें अब हम 2-3 चीज़ें इसमें से पता चलती हैं। एक तो यह है कि अगले आने वाले दिनों में एक तो अब इसराइल जो है रफ़ा के ऊपर जो हमला प्लान कर रहा था, ग्राउंड ऑफेंसिव, वो नहीं कर सकेगा। दूसरा यह है कि अब यहाँ पर सीज़ फायर हो ही जाएगा माह रमज़ान के अंदर, और अरब दुनिया इसको वेलकम करती है। अमेरिका के अंदर तो बहुत ज़्यादा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ये ख्वाहिश है कि सीज़ फायर हो, परमानेंट सीज़ फायर हो, यहाँ एक रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो। इसमें उनका अपना सेल्फिश मोटिव है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत स्प्लिट हो चुकी है, बहुत तोड़-फोड़ का शिकार है। वो चाहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म के इमेजेस आएँ, लोग खुश हैं, उनको एड मिल रही है, रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, पैसा आ रहा है, दूध और शहद जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये एक अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इस वक्त एक पॉलिटिकल नीड है। दूसरा उसका पोटेंशियल आउटफॉल ये होगा कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू का सियासी मुस्तकबिल अब तकरीबन ख़त्म ही हो जाएगा, इसलिए कि अब उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी कि वो क्या हासिल कर सके इस जंग से, जिसमें 32,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और अभी भी 130 इसराइली होस्टेजेस जो हैं अपेरेंटली वो हमास के कब्ज़े में है। हालांकि इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF जो हैं वो इस छोटी सी पट्टी जो है गाज़ा उसके ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उन होस्टेजेस को नहीं निकाल सके। फाइनली रूस की जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टेल एंड पे मैं आपको दे रहा हूँ कि रशिया ने ऑलमोस्ट ये कह दिया है कि ये जो आईसिस का शोशा अमेरिका ने छोड़ा है, और ये क्या है, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता था कि आईसिस ये हमला प्लान कर रही है, उसको रशियन इंटेलिजेंस नहीं मानती। FSB जो उनकी इंटेलिजेंस है उसने वो 4 लोगों को भी पकड़ लिया है, 11-12 लोग और उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। लेकिन जो 4 एक्चुअल अटैकर्स थे जिन्होंने मॉस्को के अंदर इस कॉन्सर्ट हॉल के ऊपर अटैक किया था, जहां एक म्यूज़िकल वगैरह हो रहा था, तो और जिसमें तकरीबन 137 रूसी हलाक हुए हैं, तकरीबन 200 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं।
रशियंस ये कहते हैं कि एक तो उन्होंने सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वो कह रहे हैं कि अटैकर्स जो जब उनको चारों को पकड़ा गया, जो प्रॉबेबली सारे ही ताजिक हैं या सेंट्रल एशियन हैं, ये एस्केप करना चाह रहे थे इनटू यूक्रेन, और यूक्रेन की साइड पे वो कहते हैं कि रशियंस के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर एक पार्टी मौजूद थी जिसने इनको रेस्क्यू करना था। सो रशियंस ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है मॉस्को के अंदर, ये यूक्रेन रशिया के तनाज़र में हुआ है, और ये आईएसआईएस एक बोगी है जिससे कि अमेरिकन और वेस्ट जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं सिर्फ एक लास्ट इसकी कहते हैं ना कि टेल एंड बात है। अब ये देखें कि रशियंस ने इनको जहन्नम वासिल नहीं किया। पाकिस्तान में हर दफ़ा जब दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो टेलीविज़न के ऊपर ख़बर चलाई जाती है कि हमारे तो 3-4 सिपाही शहीद हो गए, लेकिन साथ के साथ जो हमला आवर थे, दहशतगर्द जो थे, उन्हें जहन्नम वासिल कर दिया गया। पहली तो बात है कि दुनिया के किसी भी प्रोफेशनल मीडिया को इस किस्म की टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये इंतहाई अजीब-ओ-गरीब किस्म की टर्म्स हैं, ये बिल्कुल न्यूज़ इंडस्ट्री की टर्म्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती हैं। फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि प्रोफेशनलिज्म तो ये डिमांड करती है कि दहशतगर्दों को हर मुमकिन तरीके से आप ज़िंदा गिरफ्तार करें, जैसे कि रूसीज़ ने पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़ लिया है। अब उसके नतीजे में वो उसके तह पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी नेटवर्क नहीं पकड़े जाते। पाकिस्तान में उनको मार दिया जाता है और उसके बाद बात हंकी डोरी हो जाती है, कभी बात की हम तह तक नहीं पहुँच पाते। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।